नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ब्रीफिंग में स्वागत है। 22 जून को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में H1B वीजा नियमों में परिवर्तन करके लगभग 3.5 लाख प्रवासियों के भविष्य को जो है अनिश्चितता के दौर में डाल दिया गया। और उसके बाद जो है यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने नए नियम जारी किए हैं, जिसके कारण भारतीय विद्यार्थियों को अनेक संकटों का सामना करना पड़ेगा। इसी से संबंधित हमारी आज की ब्रीफिंग में आग्रह करूंगा आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी से कि वो ब्रीफिंग शुरू करें। धन्यवाद प्रणव। शुरू करें हम? जी सर। देखिए दोस्तों, हम एक व्यापक मुद्दा, बल्कि कई मुद्दे जो एक साथ मिलकर और भी व्यापक हो जाते हैं, वो उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं आपके जरिए आज। क्योंकि जो इसमें ज्यादा व्यापकता, लार्जर इशू है, वो ये है कि आप दिन भर हमको सीख देते हैं, उपदेश देते हैं, बड़े बड़े जुमले देते हैं कि भारत की पैठ ये है, आन ये है, बान ये है, नाम ये है, राष्ट्रवाद ये है। छाती 56 इंच की नहीं, 65 इंच की है। लेकिन सच्चाई क्या है कि उधर जहां हमको छूता है आम जीवन पर, विद्यार्थी के जीवन पर, तो अमेरिका ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे भारत नाम का कोई देश ही नहीं है। जहां हमको लगती है, तकलीफ होती है, दर्द होता है, वेदना होता है आम आदमी के लिए, वहां कुवैत हमारे श्रमिकों के विषय में एक अपने आप निर्णय लेता है, जिसमें कोई कंसल्टेशन नहीं है, कोई आपसी विचार विमर्श नहीं है। हमारी पैठ कहां है मुझे पता नहीं। H1B वीजा में 4 में से 3 भारतीय इन्वॉल्व हैं। वो भी एक तरफा निर्णय ले देते हैं। हमारे भारत की डिप्लोमेटिक पैठ कहां है? हमारी आर्थिक शक्ति कहां है? हमारे सुपर पावर के देश की छवि कहां है? ये प्रश्न हम आपके जरिए उठाना चाहते हैं। तो मैंने इसलिए कहा आपसे कि न पूरब न पश्चिम, मोदी जी, दोनों दिशाओं में हमारी पैठ नहीं है। एक तरफ अमेरिका सुनने को तैयार नहीं है, एक तरफ कुवैत सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश। लेट मी स्टार्ट विद दिस मोस्ट रीसेंट, सबसे जो अभी हाल में हुई भी चीज है कि विद्यार्थियों के बिना किसी कारण, बिना किसी गलती, बिना किसी स्रोत, बिना किसी कुछ किए, अगर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्स करती है तो सैकड़ों विद्यार्थी त्रिशंकु की तरह बीच में खड़े हो जाएंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ये सूचना आई है। अब मेरा प्रश्न है अपने आप से, आपसे, देश से, कि ये क्या सरकार टू सरकार स्तर पर, क्या मैं तो समझता हूं आम शिक्षा मंत्रालय के स्तर पे इतनी छोटी चीज सॉर्ट आउट नहीं हो सकती थी? आपको ध्यान रहे कि मैं एक विद्यार्थी हूं जिसके पास वीजा है, ये नहीं कि मैं वीजा के बिना हूं। आज मुझे मझधार में छोड़ दिया जाता है क्योंकि किसी ने ऑनलाइन कोर्स बदल दिया। और ये नीतिगत स्थिति, नीतिगत निर्णय लेता है पूरा यूएस का सरकार, जो जानता है कि चीन और भारत के 2 देशों के विद्यार्थी सबसे बड़े हैं संख्या में, और आपको इसके बारे में इल्म नहीं है। आपको होने के बाद ये मालूम पड़ता है और आप कहते हैं ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बातचीत करेंगे, बातचीत चल रही है। आपको मालूम है कि जो वार्षिक समय है उस कोर्स का, वो कितनी जल्दी शुरू होने वाला है, कितनी जल्दी अंत होने वाला है। लोगों को तैयारियां करनी पड़ती है, लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है, लोगों को जाना पड़ता है। कितनी ज्यादा अनिश्चितता है, कितनी अनसर्टेनिटी है बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए, परिवारों के लिए। ये एक बहुत बड़ा मानवीय इशू है। इसमें भारत सरकार सोती भी पाई गई है। भारत सरकार को बहुत जबरदस्त बड़े पैमाने पे हल्ला करना चाहिए था इसका, और वो सभी चीजें जो शैक्षिक हो, डिप्लोमेटिक हो, आर्थिक हो, जो भी हो, स्ट्रेटेजिक हो, उनसे इसको हल बहुत पहले करना चाहिए था। कम से कम अब तुरंत भविष्य में हमको बताकर, अवगत करके करना चाहिए। नंबर 2 मुद्दा,
और ये तो भारत से ज्यादा किसी देश से संबंधित नहीं है, कि आप 4 में से 3 लोग जो भारतीय हैं उनके लिए अचानक लगभग 85,000 श्रमिकों या H1B वीजा होल्डर्स को आप दुष्प्रभाव कर लेते हैं एक तरफी नीति द्वारा। इसमें भी वही हुआ, ये थोड़ी पुरानी है, ये सबसे रीसेंट नहीं है, जिसमें हम पिछले कई हफ्तों और महीनों से कुछ कर नहीं पाए। आपको बताया जाता है कि कितने प्रभावशाली हैं हम, कितना हमारे अंदर, जैसा मैंने कहा, प्रभाव रखते हैं, लेकिन जमीनी सच क्या है? H1B वीजा वो है जो भारत की मूल लोग जो सबसे प्रज्वलित कर रहे हैं, भारत का रोशन नाम कर रहे हैं विदेश में, वो इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा पैसा भेजते हैं, सबसे ज्यादा फेमस माने जाते हैं, निष्ठावान, अपने आप जिन्होंने अपनी एक छाप अमेरिकन सोसाइटी समाज में बनाई है, उनके ऊपर आपने ऐसा प्रहार होने दिया। मैं विनम्रता से कहूंगा माननीय मोदी जी, ये बड़े बड़े रोड शोज अमेरिका में, ये बड़े बड़े हाथ मिलाकर तालियां बजाने वाले स्टेज पे ह्यूस्टन से उत्तर अमेरिका में, इवेंट मैनेजमेंट का सही जमीनी सच ये है, और इसका जवाब देश मांगती है, क्योंकि ये इनके पेट में, इनके परिवारों के पेट में, भारत की छवि पे सीधा आघात है। तीसरा इसमें पहलू है कि एक तरफ तो पेंडेमिक की हालत चल रही है, और उससे ज्यादा पेंडेमिक के पहले ही आप जानते हैं, पेंडेमिक को एक बार छोड़ दीजिए, कोरोना के पहले ही, जनवरी के पहले ही क्या रोजगार की फिगर है मैं अंत में दूंगा आपको। पेंडेमिक के बाद जो हालत है वो एक एडिशनल चीज है, लेकिन इसके दौरान कुवैत ने सीधा, जिसकी पूरी आर्थिक स्थिति हम पे आश्रित है, जो हम पे निर्भर है, जिस देश को हम उठाए हुए हैं अपने कंधों पे, जहां पर 70% इस प्रकार के श्रमिक भारत से, हमारे दक्षिण भारत के दोस्त बहुत हैं वहां पर, तमिलनाडु और केरला 2 विशेष प्रदेश हैं, लेकिन और भी भारत में हैं। इन सब का आप अचानक एक कोटा बांध देते हैं। कोटा यह है कि भाई 10 लोग हमारे देश में टोटल जनसंख्या है, हम इसमें से 3 लोग से ज्यादा रखेंगे नहीं बाहर के, 3 लोगों का जो रेशो होगा उसके अनुसार आपके 8 लाख लोग वहां पे चले जाइए। 8 लाख भारतीय, उस देश की पूरी पॉपुलेशन है 14.5 लाख, ये आपको याद रहे, पूरी पॉपुलेशन। तो उसमें से आधी पॉपुलेशन भारतीयों की निष्कासित, डिपोर्टेशन, एक्सट्रेडिशन, निकालना, देश निकाला, जो भी कह दीजिए आप, क्या कर रही थी सरकार? माननीय मोदी जी इतना यूएई जाते हैं, कभी अवार्ड मिलता है, कभी वहां से अवार्ड लेते हैं, कभी देते हैं, इतनी बड़ी बातें होती हैं, और कुवैत जैसा सिर्फ देश की साइज और उसकी आर्थिक स्थिति नहीं, वो पूरी तरह से हमारे कारण से उन्नति कर रहा है इन लोगों के, न पूछ, न ताछ, न वेट। एक नीति बनी, कानून पास हुआ, उच्चतम उनकी जो असेंबली है वहां पर पारित हुआ, संवैधानिक करार किया गया, और आप क्या कर रहे थे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये आम भारतीय के प्रश्न है। आप पूछिए अपने तमिलनाडु दोस्त से, अपने केरला वाले दोस्त से, उसके पेट में कैसी लात है। सबसे सिंगल ज्यादा समुदाय जो इससे दुष्प्रभावित हुआ है वो भारतीय हैं। अंतिम बात है जो आप जानते हैं, लेकिन उसको परिप्रेक्ष्य और संदर्भ में डालना आवश्यक है। ये सब कब हो रहा है? ये सब हो रहा है एक संदर्भ में, उसका संदर्भ है 1 जनवरी के पहले, 1 जनवरी के बाद। तो अभी आप कोरोना का बहाना नहीं बना सकते, इसलिए मैं जनवरी के पहले की बात करता हूं, नहीं तो आप शुरुआत कर देते हैं कोरोना का बहाना बनाने की। बिना कोरोना के आपको मालूम है कि कितनी रोजगार इस देश में, सीएमआई आंकड़ा आपके पास है, सबसे ज्यादा गिरावट रोजगार की हमारे देश में अब हुई है। और आज भी जो आंकड़ा एब्सोल्यूट रोजगार का है 2020 में, वो एब्सोल्यूट आंकड़ा 2019 से कम है।
मैं आपको बता दूं, मैंने लिखा है, मैं जरा भूल गया इसमें डालना। ये है आंकड़ा यस, अप्रैल पिछले वर्ष में था 40.4 करोड़ रोजगार पिछले फाइनेंशियल ईयर में। इस वर्ष में है 37.4 करोड़। हम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम एब्सोल्यूट फिगर में रोजगार गिर रहा है। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ अप्रैल में कोरोना के बाद 12 करोड़ एक महीने में नुकसान हुआ है। अब ये बात एक महीने में है 12 करोड़ रोजगार का। अब ये बात सही है कि मई और जून में बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है रोजगार का 7 करोड़ का। और ये मैं बताना चाहता हूं आपको, मोदी जी चाहें तो हमको प्रणाम करें, देश को प्रणाम करें कि मनरेगा है। ये 7-8 करोड़ 12 करोड़ में से 90% कृषक, मनरेगा पे आधारित डेली वेजर इत्यादि लोग हैं। तो 12 करोड़ में जो लात पड़ी है पेट पे, वो पड़ी है अर्बन लोगों को, शहरों वाले लोगों को। ऐसे रोजगार जो वापस नहीं आए हैं, एमएसएमईज को, सेल्फ एम्प्लॉयड को, इंडिविजुअल को, वो वापस नहीं आए हैं। जो वापस 7-8 करोड़ आए वो मनरेगा की वजह से आए, जिसके बारे में आप हमको गालियां और जुमले सुना रहे थे कुछ वर्ष पहले। तो ये 4 पक्ष हैं, इनको अगर आप जोड़िए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की मानहानि हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आप चुन चुनकर भारत के उन वर्गों पे दुष्प्रभाव कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं, आघात कर रहे हैं, जो अपने श्रम से, अपने हुनर से भारत का नाम रोशन करते हैं और कई दशकों से करते आए हैं। डोमेस्टिकली, लोकली आप रोजगार पे लात एक के बाद एक पड़ रही है। उसके दौरान ये हो रहा है कि आपके देश के जो हाई वैल्यू व्हाइट कॉलर अर्नर्स हैं और जो ब्लू कॉलर अर्नर्स हैं, दोनों को अत्यंत दुष्प्रभाव हो रहा है। इन सब के बीच में आपके पास कोई हल नहीं है, आपने कोई नीति नहीं बनाई। प्रधानमंत्री को सब काम छोड़ के जरूरत हो तो अमेरिका और कुवैत इसके लिए जाना चाहिए। आपने एक ठोस चीज क्या की जिससे कि ये नीतियां वापस ली जाएं, और करोड़ों लाखों भारतीय एक आवाज में ये प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं, लेकिन सन्नाटा मिल रहा है। फ्रेंड्स, आई हैव टेकन लॉन्गर इन हिंदी देन आई वांटेड टू. I will have to be very short in English. I want to say this, friends, that there are 4 different strands which I'm trying to tie together in a very comprehensive, what I may call a quadruple whammy against India and Indians, domestically and internationally, especially globally. The larger point I wish to make is that here is a government which does not tire, exhaust you day in and day out by giving you lessons of what a great name for India, what a great face for India, what a great Aan and Baan for India they have established. They don't tire by telling you the prestige which India has enhanced. We as Indians are proudest when that happens. But what has happened in the last few months is a slap on the face of such haughty and unrealistic claims. In fact, the opposite has happened. Indian and India has been insulted. Firstly, we've been insulted by arbitrarily affecting lakhs of our students, and India has the second highest diaspora of students in USA after China. We have been insulted by suddenly midstream telling them that whichever university has converted to online, you please can't stay in this country. And remember, most universities in unrelated decisions have converted to online. It's an unrelated decision. But the impact of that is that the government of USA has taken this double whammy on the poor student. Now remember, these are students who have got admission, they've spent money, they've arranged their affairs, their parents have scrounged around,
they are at the threshold of a brave new career, they suddenly find that they don't know how much of suspended animation they are at. Where is the government scheme for helping them? Where is the government grievance cell? Where is the government speaking up for them? Has the government used any diplomatic, economic, educational, or any power to immediately get this reversed apart from Jumlebazi? This is on the face of it a perverse decision. I think we don't need to speak on it from a position of weakness. India needs to shout loud and clear, and we need to force the USA to roll back such a ridiculous midstream decision, but the government seems clueless. We have heard of this for the last 2-3 days, but heard nothing from the government. And when you hear again, there will be some kind of homilies and rhetoric, but no concrete step. Number two, while this is going on in a longer perspective under your very noses, H-1B visas are being cancelled left, right, and center. So one category is vulnerable, our precious students, young dreams, young minds. The other is those who have established a name for India globally as H-1B holders. Remember, these are people who have established their own space in foreign society. Today we are respected because these are successful people who have contributed as citizens. Suddenly 85,000 is the figure I have here, is going to be taken away, the single largest. And this category of visa, friends, as you know, is 3 out of 4, my apologies. 3 out of 4 is Indians. So it is virtually an anti-India single point decision. What were you not able to see this coming, Mr. Government of India? You were not able to see this coming. You were not able to take preventive. This should be preventive action. Forget curative action. When Mr. Modi was doing his Howdy Modis in India or his Howdy Trumps in America, was this not the priority? Or was chest thumping, jumlas and big rallies the priority? Be it Gujarat or India, the human beings are the same. The students are the same. The H-1B people are the same. Even from Gujarat, there are a very large number of successful H-1B holders. Now, we have heard nothing on this H-1B for the last 3 or 4 months. This is not a new issue. We have heard rhetoric, we have heard Jumlebazi, we have heard assurances, but not a single concrete thing. I think the leverage which India has on Aan, Baan, Shaan, Naam is here lacking. This is where the leverage is required, not in event management and big shows. Thirdly, friends, please see that a country the size of Kuwait, which in fact, let me tell you, has a population of 14.5 lakhs. Has a population of 14.5 lakhs, and it has a expatriate population much bigger. The majority of the expatriate workers are Indian. They have fueled and fired the Kuwait economy. They are the foundations on which the Kuwait economy stands. They are India's the largest expat force, and every which way, labor, cheap labor, all their services, the entire country runs on us. Suddenly, unilaterally, this country, which should be grateful to us, is looking at gift horse in the mouth and saying, get out, to 8 lakh Indians. Suppose I had said that your country is deporting 8 lakh Indians or extraditing 8 lakh Indians, what would you say? This is nothing but deportation and extradition and exit and expulsion, I would say. When Idi Amin did it in Uganda, there was so much of halla gulla. But what is it but other than expulsion? You are simply saying get out. Now 8 lakh Indians getting out, our Tamilian brothers, our Malayali brothers, innumerable Indians earning the Aam Aadmi's common weal by dint of hard work, and you have no answers for them? How dare did Kuwait do it? And remember, it went through their assembly, it went through their constitutional council, it was held to be valid, and all this while India was not even consulted. What is worse, forget India not consulted, what was India doing?
India should have gone shouting from the rooftops. Now, these are vital things, much more important than Jumlebazi and event management. The Honorable Prime Minister has had many UAE visits. He has had many event managements. He has had many awards conferred and many awards received. Those don't matter. What matters is this common Tamilian, this common Malayali, this common Kuwaiti worker from India, on whose stomach you are giving the worst kind of blow to him and his family. And lastly, these are three contemporary, proximate, specific issues, namely students online, H1B, and Kuwait. But they all fit into a larger setting which we cannot ignore. The larger setting is unemployment. I just gave you a figure, and I am deliberately talking of pre-corona, because everything is now loaded by this government onto corona. The highest degrees of unemployment, as you know, 27% were achieved last year. What you don't know or remember perhaps is that 40 crores was the absolute figure of unemployment in the last financial year, which is 1920. The unemployment is now 37. The employment is now 37 crores, which means there is a net deficit of still 3 crores. Each year it should rise. In other words, the number of people employed last year was 40.4 crores. This year is 37 point some crores. So still the net number of those employed has declined in this country. Now, I'm not going to give you other figures which you already have. CMI you have other figures. But post-corona, one last interesting tidbit, unless you are tried to be misled by the government. In April alone, 12 crore jobs were lost in 1 month. About 8 crores were regained in May and June. I would say actually 9 crores. Do you know the profile of those 9 crores? 90% are Manrega, agricultural daily wages, rural employment. Mr. Modi should do Dandavat Pranam to Manrega every day. Because without this single scheme, you would not have recovered 9+ crores but in the rural sector. But remember what is happening. The kick on your stomach as far as urban employment is concerned is remaining. I have rendered you unemployed. You remain unemployed. The daily wage, the individual worker in the urban area, he has no Manrega to fall back upon. So that loss, that includes MSMEs, self-employed, daily wages. That is where the hit is the worst. And the government has done nothing about it, both pre-corona and post-corona. Friends, may I end by saying, this is a question which the nation is asking. The government has to attend to such boring, routine, nitty-gritty issues. It has to leave Jumlebazi. It has to tell the nation on these 4 issues, what are the concrete steps you have initiated. Forget the results you have achieved. What is the concrete step you have initiated? You have to tell the nation why you did not anticipate it and spend the last 4 months not solving some of them. They have not happened overnight. And you have to have that jawabdehi and accountability, because this is hitting the most vulnerable sections. Those with dreams and aspirations, our students. Those ordinary workers who have put their entire family at stake and gone to foreign lands. Those high-level professionals, which are the buzzword for decades in the world. These are core sectors, and the Modi government has betrayed them, belied them. It has not stood by them. Thank you. Thank you, sir. We'll first take questions on suo moto. Anand Patel ji wanted to ask the first question. Anand ji. Pranab bhai, my question is not on the suo moto. So if you allow me to ask the question, I'll ask you. I'll request you to hold in that case. In case I'll see first. Siddharth, क्या आप suo moto पे आपका सवाल? सर मेरा भी suo moto पे नहीं है सवाल. Okay. We can go to non-so. Okay. Let's then I'll open it for other questions. Anand bhai, ask your question. Yeah. So I have 2 questions. One is on the expose which India Today Aastha Group has shown about
how the young girls in Chitrakoot have, are exploited by the mining mafia over there in Uttar Pradesh, and the government which propels the Beti Bachao, Beti Padhao slogans was clueless about it. The second question is about the Rajiv Gandhi Foundation. We are told that the MHA has formed an interministerial group to look into the matter. What has the Congress got to say about this? Two questions, sir. Well, I compliment you on the combination from the divine to the comic. The first question is truly divine because you have raised an excellent social issue. You have raised an excellent social issue. I have only briefly seen it, but I was shocked. And if your investigative journalism is even fractionally correct, which I'm sure it is the most reprehensible, disgusting thing. And in your own thing, which I saw cursorily, the powers that be seem to have no idea what is happening. They are bliss in their ignorance. Now, I think this should be followed up. This should be persisted. I would compliment you in having done it, but it should not be left midway, because it again shows the Uttar Pradesh government, India's largest, in a very, very hypocritical and poor light. Here is a government which gives you homilies. If they had spent 1/10 the time in not harassing anti-CAA protesters, not trying to confiscate their property, and pay attention to normal governance issues, at least this might not have been cured, but it might have been revealed and exposed much earlier. Today, the government there is a government of tough talk, Rambo talk, zero governance, and self-praise and self-congratulatory chest thumping. I think your expose is one clear aspect of all these phrases. Coming from the divine in the sense of being very necessary to the comic, I will say that first of all, the Rajiv Gandhi Foundation has nothing to add, nothing to fear, because you have all the yantras and tantras, and you can ask every question and have every inquiry. Because we are here as law-abiding persons to answer. But you need to be exposed fully in that you don't even ask these questions of many holy cows. You please ask us, please inquire all that you like. You are harassing each opposition segment, individual or institutional. And if you are not to do it, people would believe this is not your chal, chehra and pehchan. But the beauty is that these lovely questions like ninth schedule exemptions, like blue-eyed, sanctified holy cows, don't get asked of Vivekananda Foundation. They don't get asked of Overseas Friends of BJP Foundation. They don't get asked of India Foundation. For that matter, they don't get asked in much larger quantums of money from the RSS. I've given only 4 examples, I can multiply them. Whose favorite blue-eyed boys and girls are these? Whose special arc of protection they enjoy? And the country exposes you each time you ask this question of RGF. And RGF answers by giving you truckloads of audited papers, taxed papers, and RGF continues with its sterling NGO work without bowing down to your pressure. Each time you do it, the nation asks you, have you asked a single similar question to any of the entities I have asked the names of? इस देश में कोई न कोई बराबरी, इस देश में कोई न कोई समतल जमीन है क्या? उसके लिए बीजेपी की सदस्यता लेना
या भक्त का बैज पहनना आवश्यक है? भक्त का बैज पहनना या सदस्यता लेना है तब तो आप एग्जेम्प्ट हो, चाहे आप विवेकानंद हो, फाउंडेशन हो। प्रश्न में नहीं, उत्तर की दूर की बात है, उत्तर की बात नहीं कर रहा हूं, प्रश्न नहीं पूछते हैं आपसे। इंडिया फाउंडेशन हो, आरएसएस हो, एक जो आप जिन रुपयों की आयात की बात कर रहे हैं, क्वांटम की, उससे 100 गुना ज्यादा फिगर्स की बात मैं कर रहा हूं, 5-10 गुना नहीं, 100 गुना। लेकिन आप प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये एक विशेष सुरक्षा चक्र है, ये एक विशेष स्नेह है, ये एक विशेष संबंध है, ये एक विशेष भय है कि ऐसे भक्तों से हम ये प्रश्न नहीं पूछ सकते। ये 4 नाम बताया आपको, आरएसएस, विवेकानंद, ओवरसीज फंड्स, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी एंड इंडिया फाउंडेशन। अगर हिम्मत है हमसे जरूर लीजिए, हमारे तो आ गई है, हम आपको ट्रकलोड भेजने वाले हैं। लेकिन हिम्मत है, अगर आप उनसे आंख से आंख मिला के बात कर सकते हैं, इन लोगों को जिनको आप संविधान के ऊपर समझते हैं, तो सिर्फ उनसे आंशिक 5% वही प्रश्न पूछ के देखिए और उत्तर देश के साथ शेयर करिए। धन्यवाद सर। मुझे उम्मीद है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का 90% क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है। मैंने जान सिद्धार्थ? इंग्लिश किया है जिससे कि सबने कवर। हाँ जी। सर, मेरा एक इसमें एडिशन सवाल है जी। तो ये है कि बीजेपी कह रही है कि हम राजनीति नहीं कर रहे, क्योंकि कांग्रेस ये आरोप लगाएगी कि ये राजनीति के तहत हो रहा है। राजनीति के तहत करना होता तो 6 साल नहीं रुकते, पहले कर चुके होते। और दूसरा, कांग्रेस पे एक गैर जिम्मेदार विपक्ष का आरोप लगा है। ये कहा जा रहा है कि जब देश पे आपदा आती है तो उस वक्त विपक्ष सरकार के साथ नहीं खड़ा है। हमेशा पिछले सरकारों में जब भी आपदा आई तो विपक्ष सरकारों के साथ खड़ा था, लेकिन कांग्रेस जो है सरकार के साथ नहीं खड़ी है और दुश्मन। मैं तो ऐसे आरोप और टिप्पणियों को भद्दा समझता हूँ, और अगर आप नहीं पूछ रहे होते तो जवाब भी नहीं देता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक ही उदाहरण है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है हमारे पास, और आप चाहेंगे तो मैं एक सूची बनवा के मिस्टर प्रणब झा से आपको भिजवा दूंगा। एक उदाहरण कल दिया था हमने, आपको याद है, माननीय मोदी जी के प्रश्न, तो सबसे बड़े राष्ट्र विरोधी तो मोदी जी थे। अभी कल ही आपको हमने बताया वो ट्वीट, अगर आपको याद हो तो बोल दीजिए मिस्टर प्रणब झा। सर, वो एग्जैक्ट ट्वीट हमने आपको कल दिया है। कौन बोल रहे थे? मोदी जी। तो मुख्यमंत्री मोदी अलग हैं, प्रधानमंत्री मोदी अलग हैं, विपक्ष मोदी अलग हैं। ये दुभात, ये दोगली आवाज, ये हिपोक्रेसी का एक सीधा उदाहरण है। हमने बहुत पहले आपसे राष्ट्रवाद के सबक सीखना बंद कर दिया। हमने बहुत पहले आपके ये तौर तरीके हैं जिससे आप अपने घपलों को छुपाना चाहते हैं, अपने मिथ्या प्रचार को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसे वाक्य बोलकर हम उनके इम्यून हैं। हम परवाह नहीं करते, ना हम डरते हैं। इसलिए अपना तौर तरीका, अपना तर्क बदलिए, देश को तर्क पे या तथ्य पे दबाव दीजिए। हम आपसे पूरी जिरह कर लेंगे, मान भी लेंगे, लेकिन आपका जिरह एक ही है कि प्रश्न क्यों पूछते हो। आपका जिरह ये नहीं है कि तथ्य क्या है, लेकिन प्रश्न क्यों पूछा, आपकी हिम्मत कैसे हुई। क्योंकि आई उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते, वो प्रश्नों के ऊपर है, गणतंत्र के ऊपर है, संविधान के ऊपर है। और जहां तक आपका दूसरा सवाल था, इसका पक्ष था एक और, ये अभी पूछा आपने। सर, मेरा कहना था कि वो कह रहे राजनीति से प्रेरित अगर ये कार्य के ऊपर। आप ये समझ लीजिए कि आपने 6 वर्ष में कौन सी संस्था या कौन से व्यक्ति या कौन सी राजनीतिक पार्टी को छोड़ा है। अगर आपने 100 में से 95 किए और 95 से 100 तक पहुंचने के जो 5 बचे हैं उसमें 6ठे साल तक पहुंच गए, तो उसका आंसर है कि आपने कुछ नहीं किया। आप तो डे 1 से 2014 से इस देश में उद्घाटन किया है प्रतिशोध की राजनीति का। आपने इस देश की गौरवशाली गणतंत्र में प्रतिशोध की राजनीति का केंद्र सरकार में कोई जगह नहीं थी। और जब जब कोई अपवाद हुआ कुछ महीनों के लिए तो उसका खंडन किया गया और वो बाद में अंत हुआ। तो प्रतिशोध की राजनीति, आज आप समझते हैं कि आप सेंट्रल हॉल में बैठते हैं तो भय, कोई अंधा या बहरा हो उसको पता नहीं है, बाकी सब तो हम तो सांसद हैं कई 13-14 साल से ना,
आप जरा बात करिए, किस 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 दुनिया में रहते हैं आपके दोस्त। और ऐसे वातावरण में आप कहते हैं प्रतिशोध की राजनीति नहीं है, ये समतल राजनीति है। आज जो आंकड़े हैं, जो क्वांटम है, जो अमाउंट है, वो एक तरफ ऊन और एक तरफ जीरा का बराबरी भी नहीं है, और आप प्रश्न भी नहीं पूछते और हमको सबक सिखाते हैं बराबरी का, द्वेष का नहीं। धन्यवाद सर। जिस वक्तव्य का आप जिक्र कर रहे थे वो 13 मई 2013 का ट्वीट है मोदी जी का। पढ़ दीजिए। ये मैं दिखाता हूँ इस पे, और आपके ग्रुप में भी डाल दिया है प्रशांत। एक बार पढ़ दीजिए ना, बोल दीजिए। हाँ, ये नरेंद्र मोदी ने कहा, चाइना withdraws its forces, but I wonder why Indian forces are withdrawing from Indian territory. ये राष्ट्र विरोधी प्रधानमंत्री कैसे बन गए? Why did we retreat? ये राष्ट्र विरोधी प्रधानमंत्री कैसे बनाया आपने? ये तो फिर गलत है, क्योंकि अगर मैं प्रश्न पूछता हूं तो मैं राष्ट्र विरोधी हूं। तो किस आधार पर कोई व्यक्ति जो प्रश्न पूछ ले गणतंत्र में, वो क्लेम कर सकता है प्रधानमंत्री बनना? आपका उत्तर सामने है, स्पष्ट है। धन्यवाद सर। सैयद, आपका सवाल है सैयद INS से, या हो गया? मैं आगे बढ़ता हूँ। सर मेरा ये पूछना था, हेलो हेलो, मेरा ये पूछना था अभिषेक जी कि आपने बहुत सारे फाउंडेशंस का जिक्र किया, तो आप क्यों नहीं गवर्नमेंट से चाहते कि सारे फाउंडेशंस जो पैसा लेते हैं विदेशों, सबकी जांच एक साथ हो जाए? आप समझते हैं कि जो सुरक्षा चक्र वाले फाउंडेशन हैं, जो स्नेह वाले हैं, जो आपके घर के हैं, जो आपके बैकयार्ड के हैं, जो वो स्पेशल 9th शेड्यूल प्रोटेक्शन वाले एग्जेम्प्ट हैं, उनको मांग करने से उनकी जांच हो जाएगी? आप या तो बहुत इनोसेंट होंगे या बहुत सरल होंगे। तो मैंने आपके सामने अभी नहीं, 10 बार आप लोगों ने मांग की है कि आप समझते इससे कुछ होने वाला है। याद रहे कि इस देश में 2 कानून हैं। यहां तक इस सरकार का सवाल है, 2 तो स्पष्ट है, कई बार 3-4 भी कानून है। और हम बात कर रहे हैं उस कैटेगरी की, आप बात कर रहे हैं उस कैटेगरी की। तो किसी स्वप्न लोक में रहकर हम ऐसा नहीं सोचते। धन्यवाद सर। राकेश कपूर जी, राकेश जी अनम्यूट करिए, सवाल पूछिए। मेरे ख्याल से उन तक आवाज नहीं पहुंची। सामिया टाइम्स नाउ से। जी yes sir, जी, I just wanted to जी speak एक रिंकी साहब, जी प्रणब जी, मैं पूछिए पूछिए। रिंकी साहब, मेरा सवाल ये है जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राकेश जी पूछिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ प्रणब जी। जी आवाज नहीं आ रही है? आप बोलिए बोलिए जी बोलिए। पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि जो ये बच्चे जाते हैं विदेशों को, खासतौर से अमेरिका, इसमें 90% ज्यादा बैंकों से ऋण लेकर के जाते हैं। क्या जो अब ये जो अमेरिकी सरकार की जो नई नीति है उसे देखते हुए भारत की सरकार को जो ये ऋण है, ये इस पर ब्याज आदि सबकी छूट होनी चाहिए, जिससे उनके माँ बापों को जो है वो थोड़ी राहत मिल सके? आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, सोच समझ के पूछा है, लेकिन जो सरकार इस नीति को नहीं रोक सकी, आप सोचते हैं वो अभी ऋण की बात करेगी? अभी तो इनको बचाना है। ये विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जिनको बचाना आवश्यक है। ऋण की बात तो बाद में आएगी। ये लोग ऋण वाले भी हैं, बिना ऋण वाले भी हैं, लेकिन इन्होंने पूरा वर्ष प्लान किया था, एडमिशन लिया था, और चीजें छोड़ी थी। जब मैं ये चीज लेता हूं तो और चीजें छोड़ता हूं। तो इसको बचाने की बात पहले करनी आवश्यक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो असफल रहते हैं, जो कि मैं बता दूं आपको कि ये करीब 3 महीने से कोरोना हमारे साथ 5 महीने से है, लेकिन 3 महीने से ऑनलाइन कोर्स की बात कोरोना के कारण चल रही है। ये नहीं कि आज आपने और मैंने पहली बार सुना है ये अचानक। तो हमारे एंटेना, आपका मूल प्रश्न ये होना चाहिए कि हमारे एंटेना क्या कर रहे थे। भाई आपको मालूम है कि 4 महीने 5 महीने से कोरोना है, आपको मालूम है ऑनलाइन की बात, यूनिवर्सिटीज हैं, ये एक सरकार नहीं है वहां की, पिछले 4 महीने से घोषणा कर रही हैं। आपको मालूम है कि चीन और भारत सबसे बड़े 2 देश हैं इस समुदाय में। तो आप सो रहे थे क्या? ये आपको नहीं बताते वो कि आपने इन 4 महीनों में क्या किया।
मैं तो यहां तक कहूंगा कि इसका एक कर्तव्य बनता था भारत सरकार का कि वो सीधा अमेरिकन यूनिवर्सिटी से बात करें। सरकार को छोड़ो कि भाई आप ऑनलाइन ही क्यों कर रहे हो अभी, आप या तो ऑनलाइन तब करिए जब आपकी सरकार माने कि आप इसको रख सकते हैं व्यक्ति को, और उसके बाद अंत में प्रश्न आता है जब सब असफल हो जाए तो अंत में प्रश्न आता है कि बिल्कुल 100% ऋण तो करना ही चाहिए माफ, ऋण पे इंटरेस्ट का सवाल कहां से उठता है? क्योंकि कोई नीति नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है, आभास नहीं है, तो आप तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। अगला सवाल सामिया से, सामिया के बाद अनवर पे आता हूं मैं। सामिया। Sir, my question to you is about Kulbhushan Jadhav. The Pakistan media has just announced that the Pakistan administration is maintaining that Kulbhushan Jadhav has decided that he is not going to file a review petition. This is almost going the same way as Sarabjit was denied to file a review petition. Sir, is Pakistan thereby blocking the chance of a review petition for Kulbhushan Jadhav? Madam, I think you should have no expectations and hopes of Pakistan. Even to talk about Pakistan hopefully doing this and hopefully not doing that is a futile exercise. Pakistan is a completely predictable, gone case as far as such issues of India are concerned. We have to put our faith in the Indian government and the government of India's international blitzkrieg about adverse public opinion. It is the government of India which must go flat out to say that it is ridiculous to suppose that he should not be given his legal rights. They should move heaven and earth. They should make applications in the ICJ. The matter is not ended. They should create an adverse public opinion globally that how can a man who is defenseless not be allowed to exercise these rights? But I don't find the government saying much on this at the moment. You have raised it. I can understand that it needs some time to react, but I hope and trust that in the next few weeks, all of these 3 or 4 things are done without relying on Pakistan. Thank you. Anwar, please पूछे। सर नमस्ते। सर सीबीएसई ने फेडरलिज्म, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म और सिटीजनशिप जैसे वर्ड जो है चैप्टर से हटा दिए हैं, सिलेबस से हटा दिए हैं, तो इस पर क्या कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? ये भद्दा मजाक है। मैं निकट भविष्य में आपके साथ आमुख होना चाहूंगा इसके ऊपर। ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है, अभी अभी हमको मालूम पड़ा है, ये गलत है, भद्दा है, भर्त्सना योग्य है। मैं कुछ संवैधानिक रूप से, और मैंने इसके ऊपर लिखा है अभी पिछले 2 हफ्ते पहले, आपको ये बता दूं कि संघीय फेडरलिज्म एक ऐसा अजीबोगरीब शख्स है हमारे संविधान में, तो मूल बेसिक स्ट्रक्चर का अभिन्न अंग माना गया है। यानी संघीय ढांचा मूल ढांचे का अभिन्न अंग है। बोम्माई केस के आगे से इसको होल्ड किया गया है। सेक्युलरिज्म माननीय श्रीमती गांधी, इंदिरा गांधी ने प्रियम्बल में डलवाया। ये स्तंभ हैं हमारे संविधान के, संस्थापक और नॉन संस्थापिक स्तंभ है, इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। आप क्या संदेश भेज रहे हैं? हमारे बच्चों को आप ये पढ़ा रहे हैं कि ये सब कोई खास मायने नहीं रखते आपकी किताबों में। अरे इनको तो सुशोभित आगे होना चाहिए, इनको तो धर्म के आगे ही सुशोभित होना चाहिए। किताब के पन्ने के पहले कवर पे फेडरलिज्म, संघीय ढांचा, धर्मनिरपेक्षता, फ्रेटर्निटी, भातृभाव, ये तो स्तंभ है हमारे। तो मैं समझता हूं ये इसकी मैं बड़े स्पष्ट रूप से भर्त्सना करता हूं। मैं आपसे ये भी शेयर करूं कि निजी रूप से मैं इसको चुनौती देना चाहूंगा। मैं निजी रूप से बोल रहा हूं, कांग्रेस की तरफ से नहीं बोल रहा हूं। और आपको ये भी बता रहा हूं मैं कि ये असंवैधानिक है, गलत है, भद्दा है और एक लार्जर षड्यंत्र का एक हिस्सा भी हो सकता है। और अंतिम सबसे मुख्य पॉइंट, इसके पहले क्या डिस्कशन हुआ, क्या वार्तालाप हुआ, क्या आदान प्रदान हुआ, क्या बातचीत हुई, किसी को कॉन्फिडेंस लिया ही नहीं गया। ये कोई मजाक है क्या? थैंक यू।
आवाज नहीं आ रही है, आवाज। सर हाँ सर, मैं कह रहा था कि सवालों की फेहरिस्त खत्म हुई। सॉरी, सवाल हमारे खत्म हुए। हाँ, आवाज आ रही है सर? अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सवाल खत्म हो गए हैं एंड इफ यू अलाउ तो विल वाइंड अप। आपने 4 महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, H1B वीजा को लेकर के, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जो है जाकर अमेरिका में काम करते हैं। उसी के साथ यूएस का जो ICE डिपार्टमेंट है, जिसके नए कानून के तहत भारतीय विद्यार्थी उनका भविष्य प्रभावित होगा। उसके अलावा जो कुवैत में हमारे कार्मिक काम करते हैं, वहां से भी उनके निष्कासन की बात हो रही है। और देश में रोजगार की सरकार की अपनी जिम्मेवारियां जो है वो उसके प्रति पूरी तरह से उदासीन है, मनमाना प्राथमिकताओं पर चलती है। जब हमारी सरकार को अमेरिका से बात करनी चाहिए थी, कुवैत से बात करनी चाहिए थी, तब सरकार कहीं और व्यस्त थी। हालांकि आपने कहा नहीं, हो सकता है कि वो जनसभा रैलियों में व्यस्त हो। आपने रोजगार के मुद्दे को उठाया और बताया कि पिछले 1 महीने में कोरोना काल के दौरान 12 करोड़ रोजगार जो है वो नष्ट हुए, और अब जो है 9 करोड़ उनमें से जो वापस आए, उसमें जो है वो सब मनरेगा और कृषि क्षेत्र में वापस आए हैं, जिसके लिए आपने कहा कि मोदी सरकार को नतमस्तक होना चाहिए। कुल मिलाकर स्थिति उदासीन है और दुखदायी है। आपने सर, आप हमारे पास साथ आए, आपने बहुत अच्छे से आज की मुद्दे को रखा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पत्रकार बंधु इस विषय को प्रमुखता से टेलीविजन पर और अपने अखबारों में जगह देंगे। आपने समय निकाला, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।